और दोस्तों, बढ़ रही है महंगाई, बढ़ रहे हैं सिलेंडर के दाम और जनता को कई साल से चूसते हुए आ रहे हैं जैसे पका हुआ आम। क्योंकि दोस्तों इसी से चलता इन लोगों को खर्चा पानी नहीं, सड़क किनारे बेच रहे होते लेकर ठंडा पानी। और दोस्तों, राहुल गांधी जी ने 5 किलो टाइट डाला और बीजेपी को धो डाला। रेलवे स्टेशन में मुझे एक युवा मिलता है, कुली जो कपड़े पहनते हैं, लाल रंग के कपड़े पहनते हैं, लाल रंग के कपड़े पहनते हुए मुझे मिलता है। मैंने बातचीत शुरू की। मैंने कहा, कुली बनने से पहले तुम्हारा सपना क्या था? कहता है, राहुल जी मैं इंजीनियर बनना चाहता था। यही नहीं, अभी और सुनिए। मैंने पूछा क्या हुआ? कहता है, राहुल जी मैंने सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री ली, हजारों रुपए मैंने प्राइवेट कॉलेज को दिए, रोजगार नहीं मिला, आज मैं कुली का काम कर रहा हूं। ये भगवान क्या जुल्म है। ये इस प्रदेश की और इस देश की सच्चाई है। युवाओं में कोई कमी नहीं है, ऊर्जा है। A few moments later. और दोस्तों, गोदी मीडिया वाले न्यूज स्पीकर गांजा दिखाने लगे हैं और 2024 के चुनाव में जनता को उल्लू बनाने लगे हैं। क्योंकि दोस्तों इसी से चलता इन लोगों का गुजारा नहीं, सड़क किनारे बेच रहे होते लेकर गुब्बारा। देखिए, मणिपुर की घटना या जो अन्य घटना थी उसके बारे में हमारी सरकार ने पूरी संवेदनशीलता, सतर्कता के साथ किया। और ये राजनीति करते हैं। मैं किस आधार पर बोल रहा हूं? इन्होंने कहा कि संसद की कार्रवाई स्थगित करके मणिपुर पर चर्चा होनी चाहिए। अगर आपका ये, जबकि हम लोग दूसरे नियम के तहत कार्रवाई करने को तैयार थे। चलिए कोई बात नहीं, अगर ये था तो 267 पर ही चर्चा होनी चाहिए थी। दिल्ली विधेयक पे क्यों रुक गए? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तब तैयार हो गए, मणिपुर पीछे, राजनीति आगे। और अविश्वास प्रस्ताव ये मोदी जी की सरकार के विरुद्ध लाए। आज डिजिटल डाटा का युग है, जाकर कोई चेक कर ले, 10% भी नहीं बोला गया मणिपुर के ऊपर। यह दर्शाता है कि इनकी अंदरूनी वास्तविक राजनीति क्या थी। और मैं पूछना चाहता हूं, केंद्र सरकार के विरुद्ध तो आप अविश्वास प्रस्ताव ले आए मणिपुर को लेकर, ये मणिपुर की सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस क्यों नहीं दे रहे? इसका मतलब मणिपुर से, प्रदेश से कोई मतलब नहीं है, उसको लेकर सिर्फ दिल्ली में राजनीति करनी। अब जहां तक मैं एक बात और कह दूं विनम्रता से, देखिए नीतीश कुमार जी देश के बहुत वरिष्ठ नेताओं में से, उनको बड़ा परिपक्व नेता माना जाता था। परंतु मैं शाहीन साहब से पूछना चाहूंगा, क्या आपने सदन के पटल के ऊपर से आप स्लिप ऑफ टंग कहेंगे? बात को घुमा घुमा कर, हंसते हंसते, समझा कर, हाथ के इशारों के द्वारा चलिए। उसके बाद कोई नेता ऐसा बताइए जिसने सदन के पटल पर खड़े हो कहा हो मैं अपनी निंदा करता हूं। कोई ऐसा नेता बताइए जिसने किसी भी सदन के पटल पर खड़ो कहा मेरी मूर्खता थी जीतन राम मांझी जी को मुख्यमंत्री बनाना। मान्यवर, मूर्खता नहीं थी, आपकी बुद्धिमत्ता थी। क्योंकि आपको लगा था किसी महादलित को बना देंगे, फिर उसको बंधुआ मजदूर बनाकर अपने इशारों पर नचाएंगे। और जैसे ही लगा कि अब वो आपके इशारों के ऊपर नाचने को तैयार थे, क्या कहने लगे? मेरी पार्टी वाले 2 महीने के अंदर ही बोले कि गड़बड़। क्या 2 महीने अंदर बोले? बस यही था ना कि आपको यह लगा कि लालू प्रसाद यादव जी ने राबड़ी देवी जी को बनाया था, क्योंकि उनको पिछड़ा और सवर्ण और दलित तो छोड़िए, अपनी यादव जाति में एक योग्य व्यक्ति नजर नहीं आया था जब वो जेल जा रहे थे जिसको सत्ता दें। क्या नजर आया? मैं, मेरी पत्नी, मेरा साला, मेरी बेटा, मेरा दूसरा बेटा, मेरी बेटी। बस ये है सामाजिक न्याय। और दोस्तों, सुपीरियर मैडम जी ने 5 किलो टाइट डाला और बीजेपी को धो डाला। टंके की चोट पर एक बात कहती हूं, अगर आप राम भक्त हैं तो आप रामायण को भी आत्मसात करते हैं। और रामायण की एक चौपाई है, बड़ी सिंपल सी है, ज्यादा लोर लाभ के साथ नहीं। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं कहूं व्यापा। हम लोग मध्य प्रदेश में बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में 76 साल बाद आजादी के एक आदिवासी के सिर पर भाजपा का नेता पेशाब कर देता है। वो आदिवासी का इंटरव्यू आज सुबह का है।
कि मुझे अभी तक कुछ भी नहीं मिला, मुझे वादे तो बहुत किए गए थे। A few moments later. मध्य प्रदेश में शिवराज जी के 18 साल के शासन का परिणाम और प्रमाण यह है कि उज्जैन महाकाल की नगरी में एक अबोध बालिका 8 किलोमीटर पैदल चलती रही। वो निर्वस्त्र थी, वो कपड़ा मांग रही थी और उसको 1500 रुपए दिए गए राज्य की ओर से। मध्य प्रदेश का शासन का ये हिसाब है कि रोजगार एक्सचेंज पर, जो बेरोजगारों का एक्सचेंज होता है, उस पर 40 लाख लोगों ने रजिस्टर किया, 21 लोगों को नौकरी मिली। मध्य प्रदेश के 18 साल के शासन का हिसाब किताब यह है कि आज हर व्यक्ति पर, यहां बैठे हर व्यक्ति पर, एक नवजात शिशु पर जो इस समय पैदा हो रहा है, 40,000 का कर्जा है, 4.5 लाख करोड़ यहाँ का डेट है और निवेश जीरो है, नीलबटा सन्नाटा है। ये भगवान क्या जुल्म है। मैन्युफैक्चरिंग का रेट उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान हर जगह से कम है। तो मेरा नहीं, एक मिनट मुझे खत्म कर लेने दीजिए, आपने उनकी बात सुनी, मुझे भी बिना बोलने दीजिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर बार ये सोच लेना कि एक आदमकद पोस्टर आप मोदी जी का लगा देंगे और मुद्दों से बात हटा देंगे। एमपी के मन में मोदी तो आपने बोल दिया, अब जबरदस्ती मोदी के मन में मामा ठूस रहे हैं। और दोस्तों 2024 के चुनाव को लेकर क्या बोलती है आम जनता? अभी मजा आएगा ना। भीड़ केजरीवाल से बड़ा चोर नहीं है। अन्ना हजारे को ये बोला था कि मैं कभी नेता राजनीति में नहीं आऊंगा, फिर भी राजनीति में आए। भाई उन्हें तो ये भी बोला था 2014 में, कहले जमुना साफ करा दूंगा, आज तक नहीं जमुना साफ, और दुगनी गंदगी होगी। डर के भाग गया फिर मध्य प्रदेश। कौन भाग गया? केजरीवाल। केजरीवाल अब कहीं आए पकड़ जाएंगे यार, गारंटी है। ये दिवाली घर पे हो जाए बहुत अच्छी बात है। हाँ, ये तो जेल गारंटी जाएगा ये, और ये अंदर जाना ही है। के अंदर तो कूड़ा तो गायब हुआ नहीं अब तक, दिल्ली का आज तक उन्होंने कुछ नहीं करा। ये केजरीवाल ने तो बेड़ा कर करके रख दिया बिल्कुल। ये जो केजरीवाल जी हैं वो मध्य प्रदेश गए हैं चुनाव प्रचार करने के लिए। वहाँ के लोगों को वादा करने के हम 75 साल में जो नहीं हुआ है, हमारी सरकार को हमें वोट दो, हम यहाँ के लोगों को साइंटिस्ट बनाएंगे, यहाँ के लोगों को वकील बनाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे। आपको क्या लगता है ये दिल्ली में वादा करके और वहाँ जाके और नए लोगों को वादा कर रहे हैं? भैया दिल्ली में तो साइंटिस्ट बन नहीं पाए, अब बाहर जाके कहीं पे बना लेंगे मध्य प्रदेश में, ऐसा तो हो नहीं सकता। केजरीवाल जी वादा करते हैं हर साल कि हम इस बार वायु प्रदूषण खत्म कर देंगे। चोर है भाई, गजब बेइज्जती है। चोर है। एक चीज बताओ, कैसे मिल रहा है पैसा भी नहीं, ईडी की वजह से क्यों भाग गया? अच्छा, मध्य प्रदेश भाग गए, क्यों भागे? अब सीबीआई की वो जांच बैठेगी, घर पे अब खुदाई करा था, पैसा निकलेगा। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। हवा किस तरफ है 2024 की हम बात करें तो? हवा तो 2024 में क्लियर है, मोदी जी आएंगे। मोदी जी आएंगे। क्यों मोदी जी आना चाहिए? मोदी जी क्यों आना चाहिए? देखिए, देश के में 2-3 चीज़ पर बात की जाती है कि किसी की सत्ता क्यों आनी चाहिए और क्यों नहीं आनी चाहिए। पहला चीज़ है न्याय, दूसरा है सुरक्षा और तीसरा चीज़ है आर्थिक स्थिति। पहले हम आपकी आर्थिक स्थिति में देखें। आर्थिक स्थिति में जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो हम टॉप 10 से बाहर थे। हमारा भारत जो है आर्थिक स्थिति में आज कहाँ है? टॉप 5 में आ गए हैं, यानी दुनिया के टॉप 5 में आर्थिक स्थिति में आ गए हैं हम। तो ये आंकड़ा है। हम अगर किसी देश की अगर अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत है, किससे हम आंकड़ा मिलाते हैं? जीडीपी से। तो जीडीपी हमारा कितना है? इस समय हाइक पर है। तो इसलिए एक आर्थिक मामला पर मोदी जी ने इस भारत देश को मजबूत किया, उस पर आना चाहिए। दूसरा आप देखेंगे, सुरक्षा को देखेंगे। भारत देश के जितने इर्द गिर्द हैं, चाहे पाकिस्तान हो, चाइना हो, ये हमारे एक तरह से दुश्मन देश समझे जाते हैं और दुश्मन देश ही समझे जाते हैं और लगातार वहाँ से फायरिंग और होती रहती थी। इस 9 साल के अंदर जो है जितना घटनाएं मनमोहन सरकार में या पहले कांग्रेस के सरकार में होती थी, आज वह नहीं है। हमेशा बस के नीचे लिखा रहता था सीट पर कि आप अपने सीट के नीचे देख लें, कोई लवारिस वस्तु बम भी हो सकती है। आज कहीं भी वो देखने को मिल रहा है क्या? नहीं है। आज निधड़क होकर जो है जनता जो है बस में, ट्रेन में, हर जगह लोग जा रहे हैं। तो खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।